नमस्कार, मैं अंजु मीना। आज हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान का 21वां अध्याय व्यावसायिक भूमिका और अर्थ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम किसी प्रकार का एक कार्य कौशल प्राप्त करते हैं और उस कार्य कौशल के प्रशिक्षण और योग्यता प्राप्त करने के बाद में हम अपने व्यवसाय का चयन करते हैं। यही है व्यावसायिक भूमिका का अर्थ, जो कि आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। बच्चों, व्यवसाय शब्द का कार्य और व्यवसाय के अवसर को व्यक्त करता है, अर्थात व्यवसाय के अवसर को ही हम यहाँ पर व्यवसाय कह सकते हैं, जिसमें नौकरी के बजाय, नौकरी इसको न कहकर बल्कि हम कहें कि नौकरी की तलाश में है व्यक्ति, अर्थात वह व्यवसाय है। ठीक उसी प्रकार व्यवसाय या पेशे के चयन की जगह पर हम करियर चयन की बात करें, ऐसा वर्तमान समय है। व्यावसायिक भूमिका के लिए तैयारी, जब हम किसी कार्य में निपुण होते हैं तो हम व्यावसायिक भूमिका निभाने की तैयारी की तरफ आगे बढ़ते हैं और अपने व्यवसाय का चुनाव करते हैं, अपने करियर का चुनाव करते हैं। विद्यार्थी के लिए दो विकल्प होते हैं, एक सामान्य शिक्षा और एक विशिष्ट प्रशिक्षण। वह सामान्य परंपरागत शिक्षा के माध्यम से भी व्यवसाय की तरफ बढ़ सकता है और विशिष्ट प्रकार के कौशल प्रशिक्षण लेकर भी वह अपने व्यवसाय की तरफ बढ़ सकता है। सामान्य शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थी को पढ़ने लिखने, शारीरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय मूल्य और प्रेरणा में प्राथमिक कौशल प्रदान करना है। अर्थात शिक्षा हमारा सर्वांगीण विकास करती है और हमें कुछ मूलभूत शैक्षिक योग्यताएं प्रदान करती हैं। प्राय व्यवसाय में, उच्च शिक्षा में या विभिन्न विशिष्ट प्रशिक्षण कोर्स में प्रवेश के लिए सामान्य शैक्षिक योग्यता माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा होती है। 10वीं या 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद बहुत सारे व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र होते हैं, जिनके अंदर किसी न किसी कौशल के रूप के लिए हमें विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है और हम अपने व्यवसाय का चयन करने में उसके साथ आसानी से आगे बढ़ते हैं। विशिष्ट प्रशिक्षण, सामान्य जो हमारी शिक्षा है वह हमें किसी विशेष प्रशिक्षण के लिए तैयार करती है और विशेष प्रशिक्षण में विद्यार्थियों को रोजगार में प्रवेश के लिए तैयारी कर रहे हैं। विभिन्न रोजगारों में विशिष्ट प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इनमें से कुछ संस्थाएं निम्न हैं। आपने देखा होगा कि यदि आपने 10वीं पास कर रखी है तो आप बेहतरीन कुशल कारीगर नहीं हो सकते, उसके लिए आपको कुछ प्रशिक्षण ट्रेनिंग ज़रूरी होती है। तो ऐसी महत्वपूर्ण ट्रेनिंग्स को हम जाने जो हमें विशिष्ट कौशल या प्रशिक्षण प्रदान करती हैं। पहला है व्यावसायिक संस्थाएं। जो कमर्शियल इंस्टीट्यूट होते हैं वह हमें एक निश्चित अच्छे व्यवसाय के लिए तैयार करते हैं। वह संस्थाएं उच्च शिक्षा प्रदान करती हैं, जैसे मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मैकेनिकल प्रबंधन मैनेजमेंट, MBA, सूचना तकनीकी IT सेल और कानून लॉ। ये डिग्रियां हमें व्यवसाय के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करवाती हैं। दूसरा है पॉलिटेक्निकल, जो कि 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण करने पर 1 या 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है। इनके आधार पर हम शिल्पकार बनते हैं, जूनियर इंजीनियर बन जाते हैं, ड्राफ्ट्समैन बन जाते हैं और अन्य तकनीकी वर्ग उप व्यवसायों के लिए हमें यह तैयार करती हैं। इस तरह के कौशल से हम बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और उस एक कौशल में निपुण हो जाते हैं। तीसरी है व्यापारिक संस्थाएं। यह संस्थाएं टाइपिंग, शॉर्ट हैंड, बुक कीपिंग, फाइल प्रबंधन पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण देती हैं। आपने देखा होगा कि आप जब नई नई बुक्स लाते हैं और वह बुक्स फट जाती है तो हम उस बुक को बाइंडिंग के लिए देते हैं। बाइंडिंग भी एक कौशल है बच्चों, जो एक निश्चित रूप की अवधि के सीखने के बाद ही उस व्यक्ति में आता है। टाइपिंग, हम जब बोलते जाते हैं तो दूसरा व्यक्ति उसको कीबोर्ड पे टाइप करता है और फटाफट वह उस लिपि में कंप्यूटर पर आता जाता है और बाद में उसका प्रिंट दे दिया जाता है। इस प्रकार के कौशल एक निश्चित अवधि के प्रशिक्षण के बाद ही प्राप्त होते हैं। शिल्प प्रशिक्षण स्कूल, हैंडीक्राफ्ट्स ट्रेनिंग के लिए भी बहुत सारे स्कूल होते हैं, जिनमें हम बहुत ही लुभावनी और उपयोगी कलाओं को सीखते हैं। पिछले कुछ वर्षों में कपड़े काटने, सिलने, बुनने, कढ़ाई करने, हस्तशिल्प और लकड़ी की नक्काशी के लिए प्रशिक्षण स्कूलों की मांग बढ़ती जा रही है,
पहले तो यह कलाएं पीढ़ी दर पीढ़ी अपने अग्रजों से परिवार में कोई ना कोई नई पीढ़ी का व्यक्ति सीख लेता था, लेकिन अब पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी में इतना सामंजस्य नहीं है और इन कलाओं का बहुत कम महत्व होने के कारण इनको अब सीखा या सिखाना संभव नहीं है। लेकिन इनकी उपयोगिता को देखते हुए इनके कॉलेज और प्रशिक्षण की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। विशिष्ट संस्थाएं, आजकल नई पीढ़ी विशिष्ट संस्थाओं में फिल्म और टेलीविज़न, मर्चेंट नेवी, होटल प्रबंधन, फैशन, टेक्नोलॉजी व आदि की तरफ प्रभावित हो रही है। हर पीढ़ी में समसामयिकता के आधार पर कुछ फैशन और कुछ एडवांस क्षेत्र होते हैं जिनमें बच्चा प्रयास करता है। उनमें है हमारा टेलीविज़न है, मर्चेंट नेवी है, होटल मैनेजमेंट है और फैशन टेक्नोलॉजी और आर्किटेक्चर ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें और निरंतर प्रयास किया जाता है। पत्राचार संस्थाएं, वे विद्यार्थी जिनको सामान्य या नियमित संस्थाओं में किसी न किसी कारण से प्रवेश नहीं मिल पाता है, उनको दूरस्थ पद्धति से शिक्षा दी जाती है। बहुत से बच्चे जब अपनी पिछली कक्षाओं में कम नंबर लाते हैं या किसी एक पेपर में कमज़ोर रह जाते हैं, तो ऐसे बच्चों को सामान्य विद्यालय में प्रवेश नहीं मिलता है, या अपनी स्कूली शिक्षा करने के बाद में उनके नंबर कम है, स्कोरिंग कम है, तो वह कॉलेज में अपना निरंतर प्रवेश नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो नियमित अध्ययन नहीं कर पाते, उनके लिए ये दूरस्थ संस्थाएं वरदान हैं और यह उन्हें कॉरेस्पॉन्डेंस के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से शिक्षा और प्रशिक्षण मुहैया करवाती है, जिसमें उदाहरण है इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय। ऐसी संस्थाएं हैं जो दूरस्थ शिक्षा विद्या से बच्चों को शिक्षा प्रदान करती है और उन्हें एक रिकॉर्ड उपलब्धि प्राप्त करवाती है। उन्हें अपने घर पर ही पत्राचार के माध्यम से सामग्री भेजी जाती है जो पठन में काम आती है और शेष व्यवस्थाएं भी अपडेट की जाती हैं। करियर, पेशा और व्यवसाय की संकल्पनाएं। पहले तो हम करियर को ही पेशा और व्यवसाय मानते थे। करियर का आशय उन घटनाओं से है जो जीवन को आकार देती हैं। अब हमें व्यवसाय चयन के बजाय करियर चयन के रूप में इसको हम जानते हैं और यह हमारे जीवन के भविष्य को और उसके विकास को आकार देती है। इनमें व्यवसाय को क्रम और जीवन की दूसरी भूमिकाएं शामिल हैं जो कि व्यक्ति के संपूर्ण आत्मविकास के पैटर्न में कार्य की वचनबद्धता को व्यक्त करती है। अर्थात हम जिस कार्य के लिए अपने अंदर कमिटमेंट करते हैं उसी में हमें कुशलता प्राप्त होती है। व्यवसाय के लिए सामान्य आवश्यकताएं। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको यह स्पष्ट होना चाहिए कि शिक्षण के पेशे में विभिन्न स्तरों के लिए भिन्न प्रकार की शैक्षिक योग्यता होती है। हम जिस व्यवसाय में, जिस करियर चयन में रुचि रखते हैं उसके बारे में हमें सारे सोपान पता होने चाहिए कि हमें मिनिमम यानी कि कम से कम कितनी शैक्षिक अर्हता उसके लिए आवश्यक है, किस किस प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा हमें देनी होगी और किस प्रकार के प्रशिक्षण हमें प्राप्त करने होंगे। जैसे यहाँ टीचर के बारे में बात की गई तो एक शिक्षक मिनिमम ग्रेजुएट होता है और वह उसके संबंधित बीएड या एसटीसी का प्रशिक्षण प्राप्त करता है, तभी वह शिक्षक बन पाता है। और हर स्टेट यानी कि राज्य में कुछ परीक्षाएं उसके लिए निर्धारित होती है जिनको पास करने पर ही वह वहाँ शिक्षक के रूप में कार्य करता है। प्रत्येक नौकरी के लिए कुछ अर्हताएं होती हैं। अर्हताएं सभी नौकरियों के लिए एक समान नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए सैन्य बल के लिए शारीरिक अर्हता कड़ाई के साथ आवश्यक है, लेकिन विक्रेता के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। जैसा कार्य वैसी योग्यता। यदि कोई पहलवानी करता है, सेना में जाता है, तो उसका शारीरिक रूप से हष्ट-पुष्ट होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कोई यदि बाजार करता है, मार्केटिंग करता है, कंप्यूटर पर है, तो उसकी बौद्धिक क्षमता ही पर्याप्त है। उसे किसी प्रकार का शारीरिक श्रम या शारीरिक बलवती होने की आवश्यकता नहीं होती है। करियर का चयन, उसकी समस्याएं और प्रत्याशाएं। स्वयं को आंकिए। हमें किसी करियर के चयन करने के लिए कुछ सूची है जिसका पालन करने पर निर्णय लेने में आसानी होती है। सबसे पहला है स्वयं का मूल्यांकन। हम अपनी योग्यता, रुचि और अभिवृत्ति को जानें ताकि हमें अपनी रुचि के क्षेत्र का चयन करने में आसानी हो सके। चयन करने से पहले आपको अपने बारे में, अपने मूल्य, रुचि, योग्यता और निपुणता के साथ ही साथ व्यक्तित्व की विशेषताओं के बारे में जानना होगा। अर्थात हमारे अंदर जितने भी प्लस गुण हैं किसी करियर के लिए, उन सब का मूल्यांकन हम अपने स्तर पे करें कि क्या हम इसे अच्छे से कर पाएंगे, क्या हम इसमें अपनी भूमिका को बहुत बेहतरीन प्रदर्शन
के स्तर पर ले जा सकेंगे। तो यदि ऐसा है तो हम उसको आसानी से चयन कर सकते हैं। दूसरा है कि इसके लिए आपको स्वयं का अंकन करना होगा। उपकरण जिनको करियर परीक्षण कहते हैं, जो कि सही रूप में करियर परामर्शदाता की सहायता से ही प्रयोग किए जा सकते हैं। बहुत सारे करियर काउंसलर होते हैं, गाइडेंस जो हमें प्रदान करते हैं, वह भी हमारी रुचि, अभिवृत्ति और योग्यता के आधार पर ही बहुत सारे विकल्प हमें देते हैं और उन विकल्पों के आधार पर कुछ प्राथमिक प्रश्न और उत्तर के माध्यम से वो जान पाते हैं कि हमारे लिए कौन सा करियर ज़्यादा अच्छा रहता है। दूसरी विधि है विभिन्न व्यवसायों की सूची बनाइए। सबसे पहले हमने अपनी जो स्वयं के मूल्यांकन की सूची है, स्वयं की योग्यताएं हैं, उनके बारे में जाना। अब दूसरे में हम व्यवसाय की सूची बनाकर देखेंगे कि हजारों व्यापार है, लेकिन आपके लिए कुछ ही उचित हो सकते हैं। अपनी रुचि के अनुसार 5 से 10 व्यवसाय की एक छोटी सूची बनाइए और लास्ट में आप देखिए कि उसका शीर्षक आप दे दीजिए व्यापार को खोजना। एक व्यापार को खोजना नामक टाइटल के अंदर आप कुछ व्यवसाय जो आपके पसंदीदा हो सकते हैं, जिनमें आप अच्छा परफॉर्मेंस करने की संभावना रखते हैं, उनकी सूची बनाइए और लास्ट में 5-10 से भी कम पर आ जाइए। आप उनमें छांटते हुए 2 या 3 तक आ जाइए, ताकि आपको उस लिस्ट की संकुचन स्थिति में निर्णय लेने में आसानी हो सके। अब आप नौकरी के विवरण, शैक्षिक योग्यताएं, अन्य आवश्यकताओं, पदोन्नति के अवसर और आय, उसकी भौगोलिक स्थिति, नौकरी में जोखिम आदि के विभिन्न पक्षों को चिन्हित कर लीजिए। जब हम 8-10 व्यवसायों को देखा, उसमें से 2 या 3 को हमने चयन कर लिया। अब उन 2-3 के कई सारे पहलुओं पर हम आपसी तुलना करें तो उनमें हम अपनी योग्यता को देखेंगे, अपनी ज़रूरतों को देखेंगे, किस किस में प्रमोशन या उन्नति के चांसेस हैं वह देखेंगे। उसमें हम आय को देखेंगे, किस में कितनी आय है, और उनकी भौगोलिक स्थिति को देखेंगे और नौकरी में जोखिम को देखेंगे। इन पहलुओं में जो अधिक लाभकारी, जिसकी तकनीकी और प्रक्रिया सरल हो, जो कम जोखिम की हो, उस ऐसी नौकरी को हम चयन करेंगे। अपने लक्ष्य निश्चित कीजिए। अब हमने अपनी योग्यता के अनुसार स्वयं का मूल्यांकन कर लिया, सूचीबद्ध भी कर लिया, उनको संकुचन कर लिया, उनकी तुलना कर ली। अब आते हैं हम अपने लक्ष्य पर। एक निश्चित व्यवसाय का निर्णय करके अब एक योजना तैयार करने का समय है, जिसमें कुछ लक्ष्य निश्चित करने की आवश्यकता है। जब हमने करियर भली भांति कई सारे सोपानों से गुजरने के बाद चयन कर लिया, तो अब हम उसकी क्या करेंगे? तैयारी। उसके लिए क्या बनाएंगे? योजना। और उस योजना और तैयारी के अनुरूप कार्य करेंगे, ताकि हम अपने लक्ष्य, अपने करियर चयन तक पहुंच सके। एक कार्य योजना तैयार कीजिए। वर्क प्लानिंग, हमारा प्राथमिक स्थिति, फिर उसके बाद में उसके लिए कुछ योजना और फिर आएगा लक्ष्य। अपने छोटे व बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने में करियर कार्य योजना आपको निर्देशित करेगी। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत कीजिए और उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। बच्चों, जब हम किसी लक्ष्य पर फोकस करते हैं, अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमारी एकाग्रता में बढ़ोतरी होती है, और जब हम एकाग्र होते हैं तो हमारी याददाश्त बढ़ती है। फोकस और मेमोरी एक दूसरे के समानुपाती हैं। जितना अच्छा हम अपने लक्ष्य पर ध्यान देंगे, उतना ही अच्छा हम लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसलिए हमें कार्य की योजना भली भांति बनानी होगी और अपना ध्यान केंद्रित करके कड़ी मेहनत करनी होगी। पुरानी धारणाओं से सावधान। जब हम किसी नए करियर का चयन करते हैं या ऐसे करियर का चयन करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं हो या कम लोग उसका चयन करते हैं, तो ऐसे करियर के बारे में पहले से ही समाज में बहुत सारी भ्रांतियाँ और मिथक अवधारणाएं होती हैं, जिनसे हमें बचना चाहिए। अन्यथा हमारा मनोबल टूट सकता है, हमारी कार्य योजना बीच में रुक सकती है और हमारे लक्ष्य तक हमें पहुंचने में बाधा उत्पन्न हो सकती है। तो ऐसी स्थितियों से बचने के लिए, ऐसी अपरिहार्य चुनौतियों से बचने के लिए हमें कुछ जो सामाजिक मिथक धारणाएं हैं उनसे दूर रहना चाहिए। ऐसी कौन सी मिथक धारणाएं हैं, उनको हम देखते हैं। करियर चयन एक साधारण कार्य है। आमतौर पे लोग कहते हैं, अरे ये भी क्या कठिन काम है, 2-4 में देख लो और बस एक करियर को चुनाव कर लो। लेकिन अभी अभी हमने देखा ऐसा नहीं है। करियर चयन करना एक बहुत ही द्वंद्व की स्थिति है, जिसमें यदि हम पद सोपानिक चयन पदक्रम का पालन करते हैं, तभी हम अच्छे
चुनाव कर पाएंगे, अन्यथा हम भ्रमित भी हो सकते हैं और हो सकता है कि हम गलत विषय का चुनाव कर ले जो हमारी रुचि का ही नहीं है या हम उसके योग्य ही नहीं हैं, तो हमारी सफलता मिलने में संदेह हो जाता है। इसलिए करियर चयन एक साधारण कार्य नहीं वरन एक विवेकशील, चिंतनशील और पद सोपानिक कार्यक्रम है जिसमें हमें अपनी योग्यता, रुचि और चयन का ध्यान रखना चाहिए और किसी मार्गदर्शक की मदद भी लेनी चाहिए। दूसरा है, एक करियर परामर्शदाता बता सकता है कि किस व्यापार का चयन करना चाहिए। करियर काउंसलर एंड गाइडेंस करने वाले व्यक्ति को हमारी योग्यता और क्षमता का पता होता है, इसलिए वह आसानी से हमें अच्छे करियर के चुनाव में मदद कर पाता है। अपने मनपसंद कार्य से जीविका नहीं चला सकते। बहुत से लोग कहते हैं, अरे ये तो तुम्हारे शौक हैं, कुछ समय के बाद हट जाएंगे, इनसे जीवन स्थायी नहीं होता, इनसे जीवन में विकास नहीं हो सकता या तुम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे, तो इनसे हमारा मनोबल टूटता है। लेकिन यदि हम अपने रुचि के कार्य में बहुत कुशल हैं, निपुण हैं, अच्छे से हमने प्रशिक्षण ले ली है, उसके प्लस और माइनस यानी कि उसकी कमियां और खूबियों के बारे में भली भांति जानते हैं, तो हम आसानी से उस करियर की ऊंचाई तक जा सकते हैं। इसलिए हमें भ्रांतियों से बचना चाहिए। बहुत सारा धन कमाना हमें प्रसन्न बनाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं जितना अधिक धन उतनी अधिक खुशी, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे गरीब लोग भी बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं क्योंकि उनको आत्मिक संतुष्टि होती है अपना रुचि का कार्य करके, और कम धन में भी व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को सीमित करते हुए अपनी रुचि के कार्य करते हुए प्रसन्नता प्राप्त कर सकता है। और बहुत से लोग अच्छी बड़ी बड़ी नौकरियां करते हैं, बहुत सारे आईटी पैकेज पर चले जाते हैं, लेकिन वहाँ की एकांतता, नीरसता उन्हें दुखी कर देती है। इसका मतलब है कि धन का सुख से कोई समानुपाती व्यवहार नहीं है। सुखी व्यक्ति धनी हो भी सकता है और धनी ना भी हो सकता है। इसलिए ऐसी भ्रांतियों से हमें दूर रहना चाहिए। एक बार एक करियर का चयन कर लूँ, मैं उसमें आजीवन रहूँगा। यदि एक करियर के चयन पर हम आजीवन रहेंगे तो हमने अपनी क्षमताओं को अपने भविष्य में उन्नति के अवसरों को सीमित कर लिया है। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, वरन हमें ये कहना चाहिए कि प्रारंभ में यदि मेरी आवश्यकताएं किसी अन्य प्रकार की चुनौतियों से गुजर रही हैं तो मैं एक मिनिमम करियर का चयन करूं और फिर भविष्य में मैं अवसरवादी होकर के उन्नति करूं, ऐसा अपना विचार होना चाहिए। अगर मैं करियर बदलूंगा तो मेरी कौशल बेकार जाएगी। ये मिथक अवधारणा हमें आगे प्रगति करने से रोकती है, जबकि यदि हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी योग्यताएं हमें अवसर प्रदान करती है और बहुत सारे ऑप्शन हमारे सामने खुलते हैं और वह विकल्प हमारी व्यक्तित्व के आयामों को आगे बढ़ाने में मदद करती है। इसलिए हमें समाज में फैली हुई इन मिथक अवधारणाओं से सावधान रहना चाहिए और एक अच्छे करियर का चुनाव करना चाहिए। और चुनाव करते समय हमें अपनी रुचि, क्षमता और अपने मार्गदर्शन का कहने का पालन करना चाहिए ताकि हम अच्छे करियर का चुनाव कर सकें और अच्छे व्यवसाय में प्रवेश करके हम अपने जीवन को सफल और प्रसन्न बना सकें। यदि मेरे घनिष्ठ मित्र, रिश्तेदार प्रसन्न हैं तो मैं भी प्रसन्न हूँ। ऐसा संभव नहीं है। दूसरे की खुशी हमारी खुशी बने, ये हर समय संभव नहीं है। इसलिए हमें अपनी रुचि और अपनी प्रसन्नता पर ध्यान देना चाहिए। मुझे सिर्फ एक व्यापार का चयन करना है, ऐसी सीमित अवधारणाएं हमें नहीं रखनी चाहिए, वरन हमें विस्तृत रुचि क्षेत्र और व्यापक करियर चयन के क्षेत्रों का अध्ययन करना चाहिए ताकि हम अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकें। किसी व्यापार पर काम किए बिना मैं उसके बारे में बहुत कम सीख सकता हूँ। ऐसा भी अपने आप को बाध्य करना होता है, सीमित करना होता है, क्योंकि हम प्रशिक्षण के द्वारा कौशल प्राप्त कर सकते हैं और बिना काम किए भी उस कार्य में निपुण हो सकते हैं। अपनी क्षमताओं के संवर्धन के बारे में हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए, अपनी बाधा और चुनौतियों का सामना करना चाहिए। घबराने की हमें आवश्यकता नहीं है। जीवन में करियर का अच्छा चुनाव करना हमें बेहतर अवसर प्रदान करता है। इसलिए हमें अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार अपने करियर का चयन करना चाहिए और मार्गदर्शक दाताओं से परामर्श को ग्रहण भी करना चाहिए ताकि हमें अच्छे करियर का चुनाव कर सकें और जीवन में सफल नागरिक बन सके। धन्यवाद।